बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ करेंगे हम यूनिट 9 के। इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज़ हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो इनमें से आपको दुरुस्त ऑप्शन लगता है उसके गिर्द आपने दायरा लगा देना है, ठीक है। अच्छा, इसको एमसीक्यूज़ को करते हुए क्या करना है, आपने पहले तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। एक बार पढ़ें, ठीक है, समझ नहीं आती दूसरी बार अगेन पढ़ें, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपने ऑप्शन ध्यान से जो है वो समझने है, ठीक है। और इनमें से जो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं ना, उनको यानी कि वो ऑप्शन जिनका तो कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं बनता, उनको अलग कर लेना है। जो करीब करीब आपको लग रहा है ना, वो आपने करना है फिर। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे वर्ड जो है बिगेस्ट मेन वर्ड है, ठीक है। तो कहता है कि हीट जो है सबसे ज़्यादा हमें किस से हासिल होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, द सन, फूड। अब इसमें से देखें, फूड से भी हमें एनर्जी मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। इलेक्ट्रिसिटी से भी एनर्जी मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, हीट एनर्जी। लेकिन अगर हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को देखें तो हमें देर में आता है कि बहुत ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला जब जलाया जाता है या लकड़ियाँ जलाई जाती है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। और देन है सन, ठीक है। तो मेन जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास क्या है, वो है सन, कि सूरज से हमें सबसे ज़्यादा जो है हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यानी कि जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होगा, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है यानी कि हरकत है उस पर क्या असर पड़ेगा। स्टॉप्स, यानी कि पार्टिकल्स या एटम्स वगैरह या मालिक्यूल्स हैं वो मूव करना छोड़ देंगे। इज़ नॉट डिस्टर्ब, या फिर पार्टिकल्स के जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा हीट करने से, या फिर मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी, ठीक है, या फिर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने जो है पहले भी डिस्कस कर ली थी कि जब हम किसी चीज़ को हीटअप करते हैं तो उसके पार्टिकल जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्म मीन होता है हीट, एक्सपैंड का एक्सपेंशन का मीन होता है एक्सपैंड करना यानी कि फैलना। थर्मल एक्सपेंशन में कौन सी चीज़ जो है वो इज़ नॉट इन्वॉल्व इन। अच्छा, इनमें से कुछ जो है वो कह लें कि चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से किसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन जो है बेसिकली नहीं हो रही होती। ऑटोमेटिक फायर अलार्म, थर्मोस्टेट, फिक्सिंग मेटल टायर्स ओवर द व्हील्स, वुडन स्टिक। अब इसमें से देखें तो ऑटोमेटिक फायर अलार्म जो हमने डिस्कस किया था उसमें बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो कि जब हीट होती है तो एक्सपैंड करती है जिसकी वजह से जो है वो कर्व कर जाती है, बेंड कर जाती है। थर्मोस्टेट में भी यही कंडीशन थी, उसके अंदर भी जो है बेसिकली बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है। फिक्सिंग मेटल टायर ओवर द व्हील्स, इसी तरह से व्हील के ऊपर टायर्स हमने लगाने हैं तो वो हीट अप करके लगाए जाते हैं। वुडन स्टिक है, ठीक है, तो वुडन स्टिक पर थर्मल एक्सपेंशन का असर जो है वो बेसिकली नहीं हो रहा, ठीक है। ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट आ जाती है हमारे पास। तो उसने पूछा था कि किसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती, तो बेसिकली हमारे पास जो है वुडन स्टिक है, यानी कि लकड़ी की स्टिक है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलती। देन हमारे पास है एक्टिविटी ऑफ मेटालिक बॉल एंड रिंग शो। पीछे हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें से हमने क्या किया था, एक जंजीर के साथ या एक चेन के साथ जो है बॉल लगाई हुई थी, उसको रिंग में से गुजार के चेक किया था। देन हमने जो उसको हीट अप किया था, ठीक है, और हीट अप करने से क्या हुआ था, वो फैल गई थी और देन वो रिंग में से नहीं गुजर पा रही थी। तो यहाँ पे देखते हैं उसने क्या ऑप्शन दिए हुए हैं कि पीछे हमने जो एक्टिविटी रिंग की और बॉल की हुई है उसके हवाले से। सॉलिड ऑब्जेक्ट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो हीट करने पर जो है वो फैलती हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग, सॉलिड चीज़ें हीट करने पर जो है वो सिकुड़ जाती हैं। सॉलिड चेंजेस देयर नेचर ऑन हीटिंग, गर्म करने पर जो है वो सॉलिड की नेचर चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल उसके एटम्स ही चेंज हो जाते हैं। डी है, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड। सॉलिड का जो है वो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड,
सॉलिड का जो है वो कोई भी जो है वो हीट करने पर सॉलिड पर कोई असर नहीं करता, ना वो एक्सपैंड करती है ना वो कंट्रैक्ट करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि सॉलिड हीट करने पर एक्सपैंड करती है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेटेड बैलून एज शोन इन द फिगर इफ़ द बर्नर इज़ रिमूव्ड। कहता है कि ये बैलून हमने जो है फ्लास्क के नीचे जो है वो बर्नर जो है वो रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो ज़ाहिर है हवा मौजूद है। ठीक है, खाली हवा। जब हम हीट अप करेंगे तो ये जो हवा है वो गर्म होगी। ठीक है, और वो एक्सपैंड करेगी, जिसकी वजह से ये बैलून जो है वो फूल जाएगा। ठीक है, अगर कहता है कि ये चूल्हा यानी कि बर्नर जो है हटा दिया जाए तो क्या होगा? हटाने से क्या होगा कि हीट मिलना बंद हो जाएगी, ये सिस्टम जो है वो ठंडा हो जाएगा। और ठंडा करने से हवा क्या करती है? कंट्रैक्ट करती है या एक्सपैंड करती है? कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो बैलून है वो क्या करेगा? कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि उसमें से हवा निकल कर फ्लास्क के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास ए ऑप्शन है, यानी कि बैलून के हवाले से इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज़, इसका वॉल्यूम कम होगा। इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज़, का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इट विल बस्ट, ये फट जाएगा। नथिंग विल हैपन टू इट, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर है वो अभी मैंने डिस्कस कर लिया कि बर्नर को हटाने से हीट जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन थी वो भी कम हो जाएगी। इट्स वॉल्यूम विल डिक्रीज़, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इंक्रीज़ तो तब करता है जब बर्नर रहने देते हैं। ठीक है, और बस्ट भी तब करता है जब बर्नर रहता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने की वजह से जो है ये बैलून फट जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा तो ये बात गलत है। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द राइज ऑफ द लिक्विड इन द थर्मामीटर इज ड्यू टू, जो थर्मामीटर है वो उसके अंदर लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करता है, उसकी वजह क्या है? इवेपोरेशन, कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कंडेंसेशन। अच्छा, इसमें से कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन तो हम जानते ही हैं। इवेपोरेशन का मीन होता है किसी लिक्विड का जो है गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, और कंडेंसेशन से मीन क्या है कि किसी जो है गैस का जो लिक्विड फॉर्म में आ जाना। तो लिक्विड ऊपर की तरफ जो है थर्मामीटर के अंदर क्यों जाता है? क्योंकि लिक्विड जो है वो हीट मिलने से एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द कंट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स ऑन कूलिंग इज ड्यू टू। ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब उन्हें ठंडा किया जाता है, चीज़ों को जब ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ती हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकती है? अच्छा जी, चीज़ें जो हैं वो ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, उसकी वजह क्या होगी? द रिडक्शन इन साइज ऑफ पार्टिकल्स के इंक्रीज इन साइज ऑफ पार्टिकल्स, इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। अच्छा जी, ठंडा करने पर क्या पार्टिकल का जो साइज़ है यानी कि एटम जो है वो छोटे हो जाते हैं, इसलिए चीज़ें सिकुड़ जाती हैं? बी ऑप्शन है, क्या पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है इसलिए चीज़ें सिकुड़ जाती हैं? इंक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, यानी कि जो पार्टिकल्स एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। डिक्रीज इन इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है वो कम हो जाता है, इसलिए चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। तो पहले तो देख लें कि कंट्रक्शन है, कंट्रक्शन का मीन है साइज़ का कम हो जाना। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ कम हो गया है। तो पहली बात तो ये कि इंक्रीज़ वाले तो दोनों ऑप्शन जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और ए और डी रह जाता है। रिडक्शन इन साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो छोटा नहीं होता, बल्कि क्या होता है पार्टिकल्स के दरमियान में जो फासला है वो कम हो जाता है ठंडा करने पर, इसलिए चीज़ें जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, देन हमारे पास है व्हेन आइस मेल्ट एंड वाटर रीचेस एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी। जब बर्फ़ जो है पिघलती है और पानी जो है उसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या क्या होगा? ठीक है, जब बर्फ़ पिघलती है और वाटर जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? अगर हम बात कर रहे हैं आइस के हवाले से,
ठीक है। जब आइस पिघलेगी उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो उसके मुताबिक देखें इंक्रीज़ होगी उसकी डेंसिटी, डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ 4 टाइम 4 गुना कम होगी, रिमेन द सेम जैसी है वैसी ही रहेगी। तो अगर तो हम बात करें आइस की, ठीक है, अगर तो हम बात करें बर्फ़ की, तो बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी जो है जब उसको ठंडा किया जाता है, सॉरी गर्म किया जाता है, तो हमें पता है कि आइस की डेंसिटी होती है पहले कम, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गर्म होती है और पिघल जाती है तो उसकी डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और अगर हम दूसरे हवाले से लेते हैं कि हम बर्फ़ की बात पानी की बात कर रहे हैं, और पानी जो है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो वो सेम के वैल्यू में आ जाती है, ठीक है। फ़िलहाल जो है मैं इसको कर रहा हूँ इस हवाले से कि बर्फ़ जब पिघल रही है तो बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी टेम्परेचर 4 पे जाके, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है मेरे नज़दीक जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर चेंज करवाना हुआ तो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा, दैन इसको चेंज करेंगे। फिर ओवरऑल मेरे नज़दीक जो है बर्फ़ जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आती है तो उसकी डेंसिटी जो है वो उस बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है, और जैसे ही टेम्परेचर 4 तक पहुंचती है तो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाती है और उसकी डेंसिटी जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एन एम्प्टी स्टील कंटेनर इज़ सील्ड, which of the following properties of gas present in the container increases। एक जो है स्टील का जो है वो कंटेनर है, जैसे जो है स्टील का डिब्बा है, ठीक है, खाली डिब्बा है, ज़ाहिर उसके अंदर हवा मौजूद होगी, उसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है, सील कर दिया है, और उसे देन गर्म किया है। तो कहते हैं कि कौन सी गैस की खसूसियत जो है वो ज़्यादा होगी, क्या गैस का मैस ज़्यादा होगा, क्या गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, क्या गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्या गैस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो ये कि आपने जो है डिब्बा बंद कर दिया है, कोई चीज़ बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती, तो मैस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने बताई है डेंसिटी। ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि डेंसिटी में भी जो है वो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैस चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि बंद है वो डिब्बी, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ या कम होगा, मैस भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, तो मेरे नज़दीक तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सी ऑप्शन जो है, वैसे तो जो है वो गर्म करने से चीज़ें एक्सपैंड करती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने बंद बोतल ली हुई है, ठीक है, तो बंद बोतल में वो गैस कैसे बाहर निकलेगी और वॉल्यूम ज़्यादा कर पाएगी। तो सी ऑप्शन भी मेरे पास जो है वो ठीक नहीं है। बाकी रह गया बी ऑप्शन, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। किस हवाले से, ये चीज़ हमने पहले भी गैस प्रेशर कैसे हासिल किया जाता है उसके हवाले से मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब हम जो है किसी चीज़ को हीट अप करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हीट अप करने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप जो है गैस के पार्टिकल्स की दीवारों के साथ जो क्लेयन होती है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्लेयन ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरे नज़दीक करेक्ट है। अच्छा जी, इसके बाद द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन लिक्विड्स, वो कौन सा आला है जो एक्सपेंशन और कंट्रक्शन को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो कौन से आले में एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के मुताबिक चीज़ें जो है मैयर की जाती हैं, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, मैनोमीटर, स्पीडोमीटर। जी, ये बैरोमीटर और मैनोमीटर तो बेसिकली जो है प्रेशर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पीडोमीटर जो है गाड़ियों के अंदर स्पीड को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये थर्मामीटर है टेम्परेचर मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और थर्मामीटर को ही हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि टेम्परेचर ज़्यादा करने से जो उसके अंदर जो लिक्विड है वो एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर कम करने से वो लिक्विड जो है वो क्या कर जाता है, एक्सपैंड करने की बजाय वो कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें कंट्रक्शन एक्सपेंशन की बात हुई थी, ठीक है।
देन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट 80% शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर जो हमने किए हुए हैं, 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो कंसेप्ट बेस हैं, इंतहाई सिंपल है। पहले हमारे पास राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सॉलिड्स। सॉलिड को जब हीट किया जाता है या फिर सॉलिड को जब ठंडा किया जाता है तो उस पर क्या असर पड़ता है। और ये चीज़ हम जानते हैं कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। सॉलिड को जब ठंडा किया जाता है तो वो कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका आंसर हम पेज 125 से कर रहे हैं। मार्किंग आप जो है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने मार्क किया है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर मैकेनिज्म है हमारे पास। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये लिखना चाहें तो ठीक है, ना भी लिखें ब्रैकेट वाला तो तब भी ठीक है। बिकम्स फास्ट एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर फर्दर अपार्ट, दिस रिजल्ट्स इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। कहते हैं कि जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन जो है, यानी कि आगे पीछे जो है, एक ही जगह पर आगे पीछे मूव करना, ठीक है, ये मोशन जो है पार्टिकल्स की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को जो है वो परे धकेलते हैं, दूर करते हैं आपस में। दिस रिजल्ट एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, ठीक है, और जो सॉलिड है वो एक्सपैंड कर जाती है, यानी कि फैल जाती है। सिमिलरली व्हेन सॉलिड द कूल्ड पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड्स कंट्रैक्ट, बिल्कुल इसी तरह से जब सॉलिड को ठंडा किया जाता है तो पार्टिकल्स जो है वो, उनकी जो मूवमेंट है, वाइब्रेटरी मोशन है, वो कम हो जाती है और वो सॉलिड जो है वो सिकुड़ जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें से आप डायग्राम्स भी ये ड्रा करेंगे दोनों, ठीक है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप जो है वो डायग्राम भी ड्रा करेंगे। यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ में ये डायग्राम है, और डायग्राम की लेबलिंग आपने राइट करनी है, डायग्राम बॉक्स के अंदर जो आपने बनानी है, ठीक है। और ये फिगर नंबर जो होता है ना, ये आपने नहीं राइट करना होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इन ऑन गैसेस। गैसेस को जब गर्म किया जाता है या फिर जो है वो ठंडा किया जाता है, ठीक है, तो उस पर क्या असरात जो है वो मरतब होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम जानते हैं कि गैसेस को जब गर्म किया जाता है तो क्या होगा कि गैसेस एक्सपैंड करेंगी, और जब इनको ठंडा किया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कंट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट उसी तरह से है जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये है कि इसमें जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाली है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये चीज़ होगी। तो ये हम आंसर कर रहे हैं पेज 127 से। लाइक सॉलिड्स लिक्विड गैसेस आल्सो एक्सपैंड और हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है। जिस तरह से सॉलिड और लिक्विड जो है गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, बिल्कुल गैसेस भी गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। इसमें आप मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने तौर पे तो वो कर लें, लेकिन ओवरऑल आंसर हमारे पास जो है ये यहाँ तक ही होगा। वाई इज़ वाटर नॉट यूज इंस्टेड ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अच्छा, इसमें क्या बताते हैं कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, लेकिन पानी नहीं इस्तेमाल किया जाता। उसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। इसकी बेसिक वजह डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम बेसिक वजह जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और बेसिक वजह क्या है कि मरकरी जो है जब उसको हीट मिलती है ना, तो वो प्रॉपर वे में जो है वो एक्सपैंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसने जो है वॉल्यूम अपना ज़्यादा किया है, उससे ज़्यादा जो है टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग उसने जो है वो एक्सपैंड भी करती है। लेकिन पानी जो है उस तरह से एक्सपैंड नहीं करता जिस तरह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि बाज़-औक़ात पानी जो है टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करने से बाज़-औक़ात ज़्यादा फैल जाता है और बाज़-औक़ात जो है वो कम फैलता है, ठीक है। इट मीन्स के प्रॉपर्ली हम इससे टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, इसलिए जो है वो मरकरी जो पानी है वो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अदरवाइज़ ये बात दुरुस्त है कि वाटर भी हीट करने से फैलता है। तो ये हमारा आंसर जो है इसी पेज पर है। पहले तो आप यहाँ से मार्क करेंगे क्वेश्चन में से ही
वाटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मार्क करेंगे, क्वेश्चन मार्क कट हो जाएगा हमारे यहाँ से। वाटर इज़, ठीक है, वाटर इज़ नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ मर्करी थर्मामीटर, पानी जो है वो मरकरी के बनिस्बत इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास है प्रॉपरली उसमें LY नहीं आएगा, बिकॉज वाटर थर्मल एक्सपेंशन इज़ नॉट प्रॉपर। इसकी वजह क्या है कि पानी जो है उसकी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, यानी कि इट डज़ नॉट एक्सपैंड और कंट्रैक्ट लीनियरली, LINEARLY, लीनियरली, ठीक है, एज मर्करी एक्सपैंड और कंट्रैक्ट। कहते हैं कि पानी उस तरह से फैलता या सुकड़ता नहीं है जिस तरह से मरकरी फैलती या सुकड़ती है। यहाँ पे ऐड कर लें ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा या कम करने से। वाई वन एंड ऑफ द आयरन गिर्डल इज़ प्लेस ऑन रोलर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। पुल जब बनाए जाते हैं तो कहता है कि वहाँ पर रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोलर्स के इस्तेमाल करने का मकसद क्या है जो एक साइड पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पीछे डिस्कस कर ली है कि जब जो है एक तो गैप रखा जाता है गर्डल्स पर एक साइड पर, ठीक है, ताकि वो एक्सपैंड कर सके, और रोलर्स लगाने का मकसद ये है कि ये इजीली जो है मूव कर सके, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस का या किसी रुकावट का सामना ना करना पड़े। तो ये आप जो है वो मार्क करेंगे क्वेश्चन में से पहले वाई को कट करके बाकी सारा। वन एंड ऑफ द आयरन गर्डल इज़ प्लेस ऑन रोलर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस सो दैट, ठीक है, ताकि इट कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली, ताकि ये जो है वो मूव करने पर, ताकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड यानी कि आगे पीछे मूव कर सके जब ये एक्सपैंड या फिर कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इट मीन्स के रोलर्स रखने का मकसद क्या है कि ये एक्सपैंड और कंट्रैक्ट जो है आसानी से कर सके, सॉरी, जब कंट्रैक्ट या एक्सपैंड कर रहा है तो आगे पीछे आसानी से मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे जो ट्रैक है यानी कि जो पटरियाँ होती हैं रेलगाड़ी की, उनके जो दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, उनको आपस में मिलाया नहीं जाता बल्कि उनके दरमियान में गैप रखा जाता है, थोड़ा फासला रखा जाता है। वो फासला या गैप रखने की वजह क्या होती है? तो ये पेज 131 से हमने किया था, कंप्लीट वो करेंगे हम, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेंगे। दो जो सेक्शन है रेलवे ट्रैक के, उनको जो है वो वेल्ड नहीं किया जाता, ठीक है, जोड़ा नहीं जाता, बजाय इसके जो है उनके दरमियान में गैप रखा जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये आसानी से फैल या फिर सुकड़ सकते हैं, ठीक है, गर्मियों में ये फैल सकते हैं, सर्दियों में आसानी से ये सुकड़ सकते हैं। अगर जो है ये गैप ना रखा जाए तो इनकी जो शेप है वो मुतासर हो जाएगी, यानी कि ये स्ट्रेट होते हैं तो ये कर्व्ड हो जाएंगे, ठीक है, इनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू हॉट एयर बैलून्स राइज अप, ठीक है, जो बैलून्स हैं हॉट एयर बैलून्स, इट मीन्स कि इसके अंदर गर्म हवा होगी, ठीक है, तो हॉट एयर बैलून जो है वो ऊपर की तरफ क्यों उठते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ है में रखें कि जो ठंडी हवा है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में होगी, ठीक है, सुकड़ी हुई हालत में होगी, गर्म हवा फैल रही होगी, ठीक है। और हमें पता है कि जो ठंडी हवा है कंट्रैक्टेड स्टेट में उसकी डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो गर्म हवा है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में, इट मीन्स कि उसकी डेंसिटी भी कम होगी, यानी कि ठंडी हवा जो है वो वज़नी होगी और गर्म हवा जो है वो हल्की होगी। और ये हमें पता है कि हमेशा जो है वो भारी चीज़ें जो है नीचे रहती हैं और जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाती है, जैसे हमने बर्फ़ के हवाले से डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम यही बना रहे हैं, हॉट एयर बैलून राइज अप, ठीक है, हॉट एयर बैलून यानी कि गर्म हवा वाले जो बैलून होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, इन एयर बिकॉज
हवा में उठते हैं। क्यों? क्योंकि एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। उसकी वजह क्या है कि हवा गर्म होने पर फैलती है एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, और उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एंड लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज, ठीक है, जो कम डेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा फ्लोट ऑन डेंस ऑब्जेक्ट्स, हमेशा किसी वज़नी चीज़ पर या डेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है गर्म हवा वाला जो बैलून है वो ठंडी हवा वाले बैलून, ठंडी हवा के ऊपर जो है वो तैर रहा है बेसिकली, ठीक है। इसलिए जो है वो हॉट एयर बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वज़न में हल्का है। इट मीन्स कि अगर हम जो है बैलून के अंदर ऐसी कोई गैस भर देते हैं जो हवा से हल्की होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा। यही वजह है कि हम जो गलियों में गैसी गुब्बारे इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई ऐसी गैस भरी जाती है जो कि हमारी हवा से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं। अगर वज़नी हवा उसके अंदर बढ़ दी जाए, ठीक है, जैसे हम जब फूंक मार के खुद हवा भरते हैं तो वो बैलून नहीं ऊपर उठता। क्यों? क्योंकि वो हवा जो हम भर रहे हैं और जो हवा बाहर है दोनों का वज़न सेम है, तो वो कैसे ऊपर उठ जाए, ठीक है। वाई डू गैसेज, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एयर ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर उसको नीचे की तरफ भी करेगी। नेक्स्ट है वाई डू गैसेज एक्सपैंड फास्टर दैन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेज जो है वो ज़्यादा फैलती हैं लिक्विड और सॉलिड की बनिस्बत। उसकी वजह क्या होती है? तो ये चीज़ हमने पीछे जो है छोटी क्लासेस में की हुई है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ये वर्ड हमने किया था। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते, इसलिए जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड भी कर सकती है, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या बनाएंगे? गैसेज एक्सपैंड फास्टर दैन लिक्विड एंड सॉलिड्स। गैसेज जो हैं लिक्विड और सॉलिड की बनिस्बत जो है वो फैलती हैं, ठीक है। बिकॉज गैस मालिक्यूल या पार्टिकल्स लिख लें आर नॉट स्ट्रॉन्गली अटैच विद ईच अदर लाइक लिक्विड और सॉलिड। उसकी वजह क्या है कि गैस के मालिक्यूल जो हैं या उसके जो पार्टिकल्स एटम वगैरह हैं वो लिक्विड और सॉलिड की तरह से टाइटली पैक नहीं होते, ठीक है, मजबूती के साथ जुड़े नहीं होते, ठीक है। इसलिए उन्हें आसानी होती है कि जब हीट मिलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो फैल जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमने पहले भी किया हुआ है। व्हेन आ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज हीटेड द लेवल ऑफ लिक्विड इनिशियली फॉल्स एंड देन राइजेज अप, व्हाई डज इट हैपन सो। जब एक वेसल, फॉर एग्जांपल फ्लास्क है जिसके अंदर हमने लिक्विड रखा हुआ है, जब एक वेसल जो है वो उसके अंदर लिक्विड है और उसको गर्म करते हैं तो वो जो है वो जब एक वेसल को गर्म के अंदर जो लिक्विड है उसको गर्म किया जाता है तो लिक्विड का लेवल, फॉर एग्जांपल जो पानी है उसके अंदर, उसका लेवल पहले शुरू में नीचे हो जाता है, फिर जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि लिक्विड पहले ऐसा मालूम हो रहा है कि वो सुकर गया है और बाद में ऐसा लगता है कि फैला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। पहले पानी जो है नीचे क्यों हुआ है, बाद में ऊपर क्यों हुआ है? तो ये चीज़ हमने पहले की थी कि बेसिकली क्या होता है कि जो वेसल है, फॉर एग्जांपल फ्लास्क है, फ्लास्क जो है वो सॉलिड की बनी हुई है। जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो पहले जो है बर्तन गर्म होगा उसका, ठीक है, और वो फैल जाएगा। तो बर्तन के फैलने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद जब पानी को हीट मिलेगी, पानी हीटअप होगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपैंड करेगा, और जब वो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो हमारे पास यही आंसर है। क्वेश्चन में से पहले हम मार्क कर रहे हैं, अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज हीटेड द लेवल लिक्विड इनिशियली फॉल्स, ठीक है, यहाँ तक हमने किया है। जब एक वेसल को जो है उसके अंदर जो लिक्विड है उसको हीट करते हैं तो लिक्विड का लेवल जो है शुरू में गिर जाता है या कम हो जाता है, बिकॉज वेसल इज़ सॉलिड। उसकी वजह क्या है कि वेसल जो है सॉलिड है, इट एक्सपैंड्स फर्स्ट, तो ये पहले फैलती है, ठीक है, विच लोअर्स द लिक्विड वॉल्यूम, जिसकी वजह से लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो कम महसूस होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
ये वर्ड तो मेरे नज़दीक गलत होगा। विच लोड्स द लिक्विड लेवल, वॉल्यूम ना करें, लेवल कर लें, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा यहाँ पे, लेवल। विच लोड्स द लिक्विड लेवल देन लिक्विड इन वेसल एक्सपैंड्स, उसके बाद जो लिक्विड है वो वेसल के अंदर फैलती है। विच एक्सपैंड्स वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है पानी जो है वो एक्सपैंड करता है। एंड इट राइजेज अप, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ उठता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मैंने गलती कर दी है। देन लिक्विड इन वेसल एक्सपैंड एंड इट राइजेज अप, ठीक है, ये विच एंड कट कर दें। देन लिक्विड इन वेसल एक्सपैंड एंड रहने दें, एंड इट राइजेज अप, ठीक है, ये मैंने जो पानी का लिखा था क्योंकि पहले मैंने लिक्विड की बात कर लिया है। देन लिक्विड इन वेसल एक्सपैंड्स एंड इट राइजेज अप, ठीक है। तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। तो ओवरऑल हमारा जो लास्ट चैप्टर है इस टर्म का वो मुकम्मल हो गया, ठीक है। आपने जो इसे अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है, और जो मैंने क्वेश्चन बोलने हैं कि वो आज ही आपने जो है वो राइट कर लेने हैं। याद बेशक कल कर लें, लेकिन राइट जो है आपने क्वेश्चन अपने रजिस्टर पर आज ही कर लेने हैं, मार्किंग आज ही कर लेनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज़।